डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज एक गायनेकोलॉजी का एक पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेशेंट इसका है। हाइपरमेनोरिया क्या है, इसके बारे में डील करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ में फीमेल में जो मेसोसाइकिल होती है, उसके एक मेसोसाइकिल में जो ब्लीडिंग फेज होती है वो 4 दिन का होता है। 4 दिन के ब्लीडिंग फेज में 3 से 4 दिन का होता है, उसमें 35 से लेकर 80 ml ब्लड लॉस होता है। अगर कोई ऐसी फीमेल जिसमें 35 ml से कम, या तो 10 ml या 5 ml, ऐसी कभी कभी बोलते हैं कि हाँ एक दिन ही मेंस्ट्रुएशन आया या बहुत फ्यू ड्रॉप आया फिर उसका नहीं आया, तो अगर बाई द वे ऐसी फीमेल जिसमें कि ब्लड जो होता है प्रॉपरली नहीं आ पाता है, स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन उसको बोलते हैं या फिर इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेनोरिया। तो इफ द अमाउंट ऑफ ब्लड इज वेरी फ्यू, स्कैंटी, एकदम ट्रेस अमाउंट में जब फ्लो होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन या हाइपरमेनोरिया बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं इसमें कि इसका कारण क्या है। सबसे पहले बात समझते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि ये यूट्रस है। यूट्रस ये हो गया यूट्रस का कॉर्पस पार्ट, कॉर्पस में ये हो गया इंडोमेट्रियम अंदर वाला पार्ट, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ऑस एंड सर्विक्स। यहाँ पर जो इंडोमेट्रियम होता है, इस इंडोमेट्रियम का ही नेचर है हर मंथ में बनना और ब्रेकडाउन होना। यहाँ पर जो स्टेटम फंक्शनल लेयर होता है और स्टेटम बेसल लेयर होता है, स्टेटम फंक्शनल लेयर जो होता है वो लगभग 3 to 4 mm का यहाँ पर हर मंथ में डेवलप होते रहता है वो। तो जब ये 4 mm तक ये डेवलप होता है तो उसके बाद ये फिर जाता है ब्रेक डाउन होते रहता है, फिर डेवलप होता है, फिर ब्रेक होता है, डेवलप होगा ब्रेक होगा, यानी कि एवरी मंथ वो 3 to 4 mm बनता है, फिर 3 to 4 ये डिस्ट्रक्शन होता है। अगर ये इतना अमाउंट में अगर बनता है तो इसका मतलब कि प्रॉपर अमाउंट में टिश्यू भी डेब्रिस बाहर हो जाएगी और पास आउट हो भी करेगी। हाँ, इससे मोटा बनता है तो आपको बताया था मेनोरेजिया में पढ़िएगा, उसमें क्या था कि ज़्यादा ब्लड ब्लीडिंग होती है। लेकिन इसमें क्या होती है कि इसका डिजॉर्डर कहाँ कहाँ से हो सकता है, कि इसमें क्या होता है कि तो ये एवरी मंथ बनता है और ब्रेक होता है, इसके साथ साथ क्या होता है कुछ ना कुछ ब्लड भी बाहर आता है। अब हम लोग देखते हैं कि किस वजह से जो ब्लड है वो ब्लड का अमाउंट जो होता है वह प्रॉपरली पास आउट नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे फीमेल है, बहुत सारा पेशेंट है इसका। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो हम लोग को सबसे पहले स्टार्ट हम लोग को करना चाहिए इंडोमेट्रियम से स्टार्ट करना है, क्योंकि सोचना भी हमको वहीं से होगा। हम लोग क्या करते हैं कि इधर उधर सोच लेते हैं और उसके बाद जो रियल जो डिजीज होती है वहाँ नहीं सोच पाते हैं। हमको पहले वो सोचना है कि जहाँ से ये आती है पहले वो देखना है कि पहले जो लेयर जो बन रही है क्या प्रॉपर लेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सबसे पहले हमको देखना है। लोग क्या करते हैं इसको छोड़ करके दूसरा देखना चालू कर देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या है कि अब हम लोग देखना है कि यार जो स्कैंटी क्यों आया, तो सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि इसका रास्ता हो सकता है नैरो हो ना, रास्ता ब्लॉक हो। नहीं, चलो ये तो बहुत कम फैक्टर मिलेगा, बहुत रेयर में मिलता है। दूसरी बात है जो सबसे कॉमनेस्ट है, इंडोमेट्रियम का थिकनेस प्रॉपर नहीं होगा। अब थिकनेस प्रॉपर नहीं होने के पीछे कारण क्या हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। तो इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होना, इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होने के पीछे क्या क्या रीजन है। पहला, माल न्यूट्रिशन, कम अमाउंट में खाना खाना। कुछ लोग क्या करते हैं ओबेसिटी को कम करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, उसकी वजह से ये डेवलप कम हो गया। ध्यान देते रहिएगा कि ओवर एक्सरसाइज करने की वजह से, डाइट कम लेने के कारण, इसकी वजह से भी क्या होगी, इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन कम होगी। प्रोटीन डाइट कम लेंगे उसकी वजह से भी कम फॉर्मेशन होगी। इसके बाद ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन होगी तभी इसका फॉर्मेशन, इसका डेवलपमेंट कम होगी। तो सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज में ज़्यादा दिक्कत होती है ना। अगला, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरोक्सिन के लेवल घट जाने से, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, थायरोक्सिन के लेवल घट जाने से इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता है। मेनली हमको यही ध्यान देना है मेनली, तो इंडोमेट्रियम का थायरोक्सिन का लेवल घट जाने से। अगला जो प्रॉब्लम आता है, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाने से इसका फॉर्मेशन कम होगी। एस्ट्रोजन का लेवल घट जाने से इसका सिंथेसिस कम होगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल सिंथेसिस का घट जाने से इसका सिंथेसिस कम होगी। नेक्स्ट, एनीमिया एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एनीमिया होने से, हीमोग्लोबिन घट जाने से भी इसका सिंथेसिस जो होता है वो घट जाता है। उसके बाद कुछ स्ट्रेस फैक्टर हो गए, ब्रेन का फैक्टर, कि स्ट्रेस लेवल में रहने की वजह से सेल का फॉर्मेशन, सेल का प्रोलिफरेशन डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन बनेगा नहीं उस केस में। डायबिटीज मेलाइटस होने की वजह से भी इसका फॉर्मेशन घट जाता है। तो इसके मेन तो हम लोग ये देखते हैं। तो दूसरा, ओवेरियन फेल्योर हो गई है, ओवरी में सिस्ट है अगर बाय द वे, तो उसमें भी क्या होता है कि इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर जो आ गए कि इंडोमेट्रियम फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगी, इंडोमेट्रियम माल फॉर्मेशन। यहाँ पर हो सकता है कि जो मायोमेट्रियम है वह उसका लेवल घटा हुआ है, हो सकता है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड हो,
उस केस में भी क्या हो सकता है कि इसका फॉर्मेशन नहीं हो, यूट्रस का पोजीशन हो सकता है कि दूसरी तरफ हो, तो इसकी वजह से भी हाइपोमेनोरिया डेवलप हो सकता है। तो सबसे बड़ा हमको ढूंढना ध्यान देना होगा, जब भी ध्यान देना होगा तो हमको इंडोमेट्रियम पे ध्यान देना होगा। अब जो बात आ गई, ये तो हाइपोमेनोरिया का पेशेंट मिल गया, चाहे वो डाइटरी से हो गई फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर या ब्रेन का फैक्टर। तो डाइटरी फैक्टर, ब्रेन फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर, ये सब फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमको ध्यान देना चाहिए, इस पे हमको जोर देना चाहिए। अगर पॉलीसिस्टिक का हो तो हार्मोनल फैक्टर में आ जाएगी, स्ट्रेस हो गया, तो ये सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान। अगला बात होगी हम लोग को कि हमको इसको पता कैसे, सिम्टम क्या होगी। सिम्टम तो स्वाभाविक है कि ब्लीडिंग, ब्लड क्या होगी, कम निकलेगी। और क्या हो सकता है, मे भी हो सकता है कि लोअर एब्डोमिनल पेन में भी मिल सकता है, बहुत तो मिलता है, बहुत में नहीं मिलता है, किसी किसी में पेन में भी मिल सकता है। ब्लड का अमाउंट क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट, साइन में कुछ भी नहीं मिलेगी। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, इनफर्टिलिटी, क्योंकि जब प्रॉपर इंडोमेट्रियम नहीं बनेगा तो इनफर्टिलिटी तो होगा ही वहाँ पे। तो इस तरह का सिम्टम जो होता है वहाँ पे अपेयर हो जाता है। तो अगर हम लोग एक तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, और ये जनरली पेशेंट को मिल जाता है इस तरह से। अगला जो प्रॉब्लम आपको आएगी तो इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे, तो पेशेंट का सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन परसेंटेज करके देख लेते हैं। अब उसमें देखें क्या एच परसेंटेज कम मिलेगा, TSH बढ़ा हुआ मिलेगा, उसके बाद FSH डिक्रीज या इंक्रीज दोनों मिल सकता है, LH अब नॉर्मल मिल सकता है, एस्ट्रोजन डिक्रीज मिल सकता है, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज मिल सकता है, प्रोलैक्टिन इंक्रीज मिल सकता है। तो ये सब कुछ कॉज ऐसे होते हैं जिसको कि हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगला क्या करेंगे, मैनेजमेंट में क्या करते हैं, DNC क्या होता है, सबसे बड़ा मैनेजमेंट, सबसे बड़ा होता है, क्योंकि हम लोग को क्यूरेट करने से क्या होता है, इंडोमेट्रियम वहाँ से क्या होता है, हटेगा, और इंडोमेट्रियम नया बनेगा, तो उस केस में क्या होगी, प्रोलिफरेशन पावर क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या है, डाइटरी सोर्स बढ़ाते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, आयरन कंटेनिंग डाइट देते हैं, प्रोटीन डाइट देते हैं पेशेंट को, विटामिन सप्लीमेंट डाइट देते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज जो होता है वो एक नॉर्मल पेशेंट को बोलते हैं करने के लिए। ये सब हम लोग पेशेंट को हम लोग एडवाइस करते हैं। और अगर हमको मेडिसिन अगर देना हो, होम्योपैथिक मेडिसिन देना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पल्सेट्ला यूज करते हैं, नंबर 1 की दवा, सबसे अच्छी दवा है। इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 पावर में देते हैं, या फिर सेवाइना देते हैं इस केस में, या फिर नेट्राम्यूल भी देते हैं इस पेशेंट पे, नेट्रामसाल भी देते हैं पेशेंट को, एपिसमेल भी देते हैं। इस तरह से इस पेशेंट को हम लोग इस तरह से कंट्रोल करते हैं और ठीक करते हैं। ये था मेरा हाइपोमेनोरिया, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमको सबसे पहले होगा समझना जरूरी है, तब उसके बाद हमको मैनेजमेंट जाना इसको जरूरत है। पहले अगर हम कॉज समझ लेंगे, कॉज को समझ ले तो फिर मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाएगी। मैनेजमेंट आसान हो जाएगी तो फिर दवा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये था मेरा हाइपोमेनोरिया। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स।